हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 2, जहां पर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में करवाने वाली हूं। मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 इसका करवा चुकी हूं, जहां मैंने बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड कौन कौन सी हैं। टोटल 5 टाइप्स थी, उनके डायग्राम्स, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका मतलब, उनका टेबल, सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ न्यूमेरिकली क्या क्या फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए, इनको कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो भी आप इसको देख सकते हो, उसके बिना भी ये काफी हद तक आपको समझ आ जाएगी एंड इसके बाद आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4 बजे आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है आपकी क्लास 11th की अकाउंट्स की वीडियोस एंड 7 बजे आपको मिलने वाली है आपकी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज की वीडियोस। ठीक है, सो एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक ट्यूशन की टाइमिंग की तरह 4 बजे आ जाओ। अकाउंट्स की वीडियोस मिलेंगे, लगातार मिल रही हैं, आप चैनल पूरा देख सकते हो। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों की सारी प्लेलिस्ट नीचे मैंने डाल दी है। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा। 7 बजे इको बीएसटी की वीडियोस आपकी आती हैं रेगुलरली, आप सारी वहां से देख सकते हो। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हेल्प आवर चैनल ग्रो। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सारे नोट्स और सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसकी बात मैंने ऑलरेडी करी थी कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी तक आपको डिमांड के चैप्टर में बोला है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो हमने अभी तक बोला है। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे क्या बताती है कि अगर प्राइस 50% इंक्रीज हुआ तो डिमांड में 20% चेंज आएगा, या 30% आएगा, या 50% आएगा, या 100% आएगा, कितना आएगा। अगर प्राइस 10% डिक्रीज हुआ तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन द डिमांड, कि डिमांड में कितना फ्लक्चुएट हुआ है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। उस चीज के प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ है। एक क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी मतलब नंबर्स की फॉर्म में एक रिलेशन हम बना रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। किसका रिलेशन? प्राइस और डिमांड का, कि प्राइस में 50% चेंज आया तो फ्लक्चुएशन कितने डिग्री का हुआ है डिमांड में, ये हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताते हैं। ठीक है, तो बेटा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के मेजरली मेरे पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं। मेजरली मेरे पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के। पहला तरीका मेरे पास होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा तरीका मेरे पास होता है परसेंटेज मेथड। सिंपल से फॉर्मूलाज है। परसेंटेज मेथड का तो एक फॉर्मूला है, मैं वो करा दूंगी, उससे तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड के 3 अलग अलग इसके सब टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी 3 स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हें याद करनी है। कोई फॉर्मूला इसमें तुम्हें याद नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला इसमें याद कर लो कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुम्हें सिंपल सी बात ये तो पता होगी ना कि तुम अपना टोटल एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट करोगे। तुमने कोई भी चीज अगर खरीदी है, उसके कितने यूनिट खरीदे हैं, मल्टीप्लाई उसको कर दो प्राइस ऑफ ईच यूनिट। मैंने 10 यूनिट खरीदे हैं, एक यूनिट का प्राइस था 100 रुपए, तो मैंने 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपीज का टोटल एक्सपेंडिचर किया है। तो मैंने जितने यूनिट्स खरीदे हैं मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ ईच यूनिट अगर मैं कर दूं तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें क्या करना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके एक्सपेंडिचर निकालना है। अब ये 3 तरीके के यहाँ पे रिलेशन तुम पढ़ोगे, ठीक है, टाइप ऑफ डिमांड और एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सबसे पहला टाइप मेरे पास यहाँ पे आता है इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला टाइप क्या आता है, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इलास्टिक डिमांड में देखो मतलब क्या था कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आता है उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर देखो
तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। 50% माने देखो 2 का आधा क्या होता है 3, 2 का आधा होता है ना 3, तो आधा इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। लेकिन जो क्वांटिटी है वो 75% डिक्रीज हो गई, जो क्वांटिटी है वो 75% डिक्रीज हो गई। तो ये इलास्टिक डिमांड है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया, प्राइस में कम चेंज आया। तो जब इलास्टिक डिमांड का केस होता है बेटा, तो उस केस में हमारे पास देखो प्राइस का और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इलास्टिक डिमांड है, ऐसे वाला केस है, तो प्राइस का और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होता है कि मतलब इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर गिरेगा, प्राइस गिरेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस 2 से 3 हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो डिक्रीज होना चाहिए, तो वो डिक्रीज हो रहा है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकला, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकला, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर निकला। इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर गिर रहा है, प्राइस अगर गिरता तो एक्सपेंडिचर बढ़ता। इनवर्स रिलेशन इस केस में होता है। और क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि अगर इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा। कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, स्टेटमेंट याद करनी है कि इलास्टिक डिमांड में प्राइस का एंड एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होने वाला है। प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर गिरेगा, प्राइस गिरेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड ऐसी होती है बेटा जिसमें ये उल्टा हो जाता है, क्वांटिटी में कम चेंज आता है, प्राइस में ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखो प्राइस में कितना चेंज आया, प्राइस 1 से 2 हो गया, यानी प्राइस 100% इंक्रीज हो गया, पर क्वांटिटी 4 से 3 हुई है, यानी कि क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 25% का चेंज आया है, क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 25% डिक्रीज आया है, प्राइस 100% बढ़ा है। तो प्राइस में ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में कम चेंज आया। इनइलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर कैसे निकला, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। तो इन इलास्टिक के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। तो प्राइस 1 से बढ़ के 2 हो गया, प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, 4 से बढ़ के 6 हो गया। तो प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस गिर जाता, एक्सपेंडिचर भी गिर जाता। डायरेक्ट रिलेशन देखने को मुझे मिलता है। फिर मेरे पास आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में बेटा क्या होता है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आता है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आता है। इस केस में जो मेरी टोटल एक्सपेंडिचर है इट रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर इसमें चेंज नहीं होता है। देखो पहले प्राइस पहले 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 हुआ, प्राइस बढ़ गया तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। तो अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन होगा। अगर इनइलास्टिक डिमांड है यानी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो वहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस गिर जाए। ये डायग्राम आप देख सकते हो, वैसे आपके काम का है नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम बेसिकली कहता है कि अगर ऐसा ग्राफ है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, अगर ये ऐसा ग्राफ है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, अगर ऐसा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। ऑल्दो ऐसा पेपर में पूछा नहीं जाता है, जो ग्राफ पूछे जाते हैं वो सारा मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें आपको करवाए हैं, ठीक है। ओके अगला मेरे पास सेकंड मेथड आता है जो कि परसेंटेज चेंज का मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड जो मेरे पास आता है वो परसेंटेज चेंज का मेथड है। परसेंटेज चेंज का मेथड देखो क्या कहता है, मैं आपको खुद से समझा रही हूँ। परसेंटेज चेंज का जो मेथड है वो मुझे क्या कहता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पर लिखा आता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
नीचे हमेशा प्राइस आएगा, ऊपर हमेशा क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई के चैप्टर में क्वांटिटी सप्लाइड, नीचे हमेशा प्राइस आएगा। होगा क्या, परसेंटेज चेंज होगा, ऊपर डिमांड का नीचे प्राइस का। ठीक है, अब देखो दुनिया में किसी भी चीज का अगर तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना है, सिर्फ प्राइस का या सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, दुनिया में किसी भी चीज का अगर तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना है ना बेटा, तो परसेंटेज चेंज को ना निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ओरिजिनल चेंज, इसका फॉर्मूला होता है कि कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। ठीक है, डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसको मैं ट्राइंगल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि चेंज कितना आया। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कैसे निकाला जाता है, चेंज यानी कि डेल्टा कैसे निकाला जाता है, न्यू माइनस ओरिजिनल करके, नई वाली जो वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल वाली वैल्यू को माइनस करके हम चेंज निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 में। तो यह मेरा परसेंटेज चेंज निकल के आता है। किसी भी चीज का अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, मुझे दो वैल्यूज चाहिए होंगी, नई वाली पुरानी वाली। नई माइनस पुरानी करके चेंज निकालूंगी, उसको डिवाइड करूंगी पुरानी वैल्यू के साथ, उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, तो परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करूं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों के लिए पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर डिमांड का रखूंगी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है ना, और इसको मैं डिवाइड करूंगी किससे, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस के साथ, समझ रहे हो, और मल्टीप्लाई 100। सो क्या हुआ, ऊपर था परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे था परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड जो है देखो, इसके परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला लगा, और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इसके लिए ये फॉर्मूला लगा। समझ आया, ये डिवाइड ऊपर वाले को मैंने ऐसे खोल दिया, नीचे वाले को मैंने ऐसे खोल दिया, मतलब मैंने इसको ओपन किया, इस फॉर्मूला को खोला है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा, 100 और 100 तो कट हो जाएंगे, 100 और 100 कट हो सकते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, जो चेंज इन प्राइस है, चेंज को कैसे हम दिखाते हैं, चेंज को हम दिखाते हैं डेल्टा के साथ। ठीक है, कोई और कलर ले लेते हैं वापस से, चेंज को मैं दिखाती हूँ किससे, डेल्टा से। ठीक है ना, तो चेंज को मैं कैसे लिखूंगी, ट्राइंगल से, ट्राइंगल माने तो डेल्टा से, डेल्टा क्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम सिंपली क्यू लिख रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको मैं सिंपली क्यू लिख रही हूँ। क्यू से मेरा मतलब है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो कट हो गया नीचे वाले के साथ, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस यानी कि पी। ठीक है, हो गया जी। इसी को अब जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली चीज को मैं दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई, नीचे वाले को अगर मल्टीप्लाई करना तो उल्टा करना पड़ेगा, पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, मतलब डेल्टा वाली चीज एक साइड आ गई और पी अपॉन क्यू एक साइड आ गया। अब ये पूरे का पूरा मेरा फाइनली क्या बन गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बन गया। ये पूरे का पूरा मेरा क्या बन गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बन गया। एक चीज याद रखना, इस पूरे फॉर्मूला में आगे एक चीज तुम और जोड़ देना, जो कि क्या है, माइनस का साइन। परमानेंटली एक माइनस का साइन तुम आगे जोड़ देना। ठीक है, ये मेरा अब पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फाइनल फॉर्मूला। लेकिन बेटा जी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम्हें ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वो भी याद करने हैं, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है सीधा चेंज इन प्राइस दे देता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन डिमांड दे देता है। तो तुम्हें मैं 3 स्टेप बता रही हूँ, तुम्हें तीनों याद करने पड़ेंगे। पहला ये वाला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा ये वाला हमारा जो है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ये वाला होगा, ये फॉर्मूला आपको बेसिकली इसका तो यही है सिंप्लीफाइड वर्जन, मतलब तुम्हें तीसरे नंबर पे तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे
तुम्हें परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब तुम्हारे को जो न्यूमेरिकल है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें टोटल 3 चीजें बताई हैं। पहला ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है। आगे माइनस का साइन परमानेंट रहने वाला है। दूसरा ये जो मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया ये याद कर लो। और तीसरा जो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है, दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करके निकलेगा। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, हम यहाँ पे सिंपल चेंज की नहीं परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। परसेंटेज चेंज की बात क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जो परसेंटेज चेंज है वो मुझे एक्चुअल फिगर्स दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कोई चीज 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो गई, या कोई चीज 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गई। तुम्हें क्या लगेगा, मैम जो 100 से 110 हुई ना वो ज्यादा बड़ा चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए का चेंज आया और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही रुपए का चेंज आया। पता है कौन सा बड़ा चेंज है? पहले वाला। A इज अ बिगर चेंज देन B। क्यों? क्योंकि पहले केस में 100% इंक्रीज हुई है। पहले केस में प्राइस 100% इंक्रीज हुआ है, 100% का इंक्रीज आया है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 10% का इंक्रीज आया। यहाँ पे सिर्फ 10% का इंक्रीज आया। तो मुझे ना एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखने की 10 रुपए बढ़ा, 2 रुपए बढ़ा, 1 रुपए बढ़ा, नहीं, मैं परसेंटेज चेंज देखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% बढ़ गया। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे यार? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ? 1 रुपए, 2 माइनस 1, 1, ओरिजिनल 1 इंटू 100, तो 100% का चेंज आया ना। यहाँ पे देखो चेंज कितना हुआ? 10 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो यहाँ पे 10% का चेंज आया। तो देख रहे हो तुम कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है पहले केस में एज कंपेयर टू द सेकंड केस। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, हमें परसेंटेज चेंज वाली वैल्यू देखनी है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गलत रिजल्ट दे सकती है, परसेंटेज चेंज वाली वैल्यू हमें सही रिजल्ट देती है। सेकंड पॉइंट, हमेशा एक माइनस का साइन तुम आगे लगा के रखोगे परमानेंटली। क्यों? ये जो माइनस का साइन है बेटा, ये माइनस का साइन आपको वैल्यू नहीं बताता कि कितनी वैल्यू है, नहीं, ये माइनस का साइन आपको ये बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ये क्या बताता है? कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बताता है कि एक इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, और इसीलिए हम ये माइनस का साइन आगे लगा के रखते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता है ना, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी गिरी, प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ी, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस में से हमेशा किसी एक में तो पक्का नेगेटिव चेंज होगा ही होगा। या तो प्राइस कम हो रहा होगा या तो क्वांटिटी कम हो रही होगी, दोनों बढ़ नहीं सकते, दोनों गिर नहीं सकते। तो पक्की बात है, 110% पक्की बात है कि जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो गिरेगा। और उसी नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक परमानेंट माइनस का साइन आगे लगा के रखती हूँ। उस नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक माइनस का साइन आगे लगा के रखती हूँ। अब देखो बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज ऑप्शनल होती है, कई टीचर्स आगे माइनस लगवाते हैं, कई नहीं लगवाते हैं। इन आइदर केस, चाहे तुमने माइनस लगा के पॉजिटिव आंसर बना के दिखाया है, चाहे तुमने नेगेटिव ही आंसर निकाल के दिखा दिया, इन आइदर केस तुम्हारा आंसर जो है बहुत हाई चांसेस है कि गलत नहीं होगा, उसको सही माना जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसे ही होता है, चाहे तुमने माइनस का साइन लगाया है कि नहीं लगाया है, वो सही आंसर माना जाता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल टीचर एज वेल कि वो किस चीज के नंबर दे रही है, तो थोड़ा सा तुम वो चेक कर लेना। यूजुअली माइनस का साइन आगे परमानेंट लगाया जाता है एंड फाइनल आंसर को पॉजिटिव निकाल के दिखाया जाता है, और मैं भी फाइनल आंसर को पॉजिटिव निकाल के ही दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है वो वैल्यू नहीं बताता, वो सिर्फ इनवर्स रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी का। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाओ या नहीं लगाओ, इट विल नॉट एक्चुअली मैटर। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ से अब देखो हमें क्या निकल के आया, क्रक्स हमें ये निकल के आया है कि अगर परसेंटेज मेथड फॉलो करोगे तो तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आना चाहिए। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या निकल के आया, एक माइनस का साइन हमेशा आगे रहना चाहिए, और मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। अब क्वेश्चन क्या कर सकता है, कई बार तुम्हें 4 में से 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज दे देगा, साथ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देगा, तो एक वैल्यू निकाल के बतानी है। कई बार क्वेश्चन चारों वैल्यू दे देगा और बोलेगा इलास्टिसिटी बताओ, तो तुम्हें चारों वैल्यू से इलास्टिसिटी बतानी होगी। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा,
तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देगा और साथ में परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता देगा, और तुम्हें ये निकाल के दिखाना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन से, किसी भी एक फॉर्मूला से जो क्वेश्चन है वो सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि ये जो चेंज है, ये जो यहाँ पर चेंज है, ये चेंज कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू करके ये चेंज निकालोगे। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत बेसिक सा अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें, लेट्स से मेरे पास प्राइस है, लेट्स से मेरे पास क्वांटिटी है, प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया और क्वांटिटी 20 से गिर के 10 हो गई। प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया, क्वांटिटी 20 से गिर के 10 हो गई, और हमें बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी डेल्टा क्यू, माइनस का साइन परमानेंट, अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यहाँ पर जो है डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू निकलेगा 20 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 20 करके। डेल्टा पी कैसे निकलेगा? 15 माइनस 10 करके, माइनस का साइन आगे परमानेंट, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, अपॉन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा जी मेरे पास? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास कितना आएगा? माइनस का साइन आगे, 10 माइनस 20 यानी कि माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कि 5 इंटू 10 अपॉन 20। तो ये क्या आ जाएगा? एक माइनस का साइन आगे परमानेंट, 10 10 जा 100, माइनस का 100, 5 2 जा 10 और ये भी 100। तो ये 100 और 100 कट हो गया, माइनस और माइनस कट हो गया, तो ये प्लस का 1 जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ जाएगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपको जो है फॉर्मूला लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, आगे पॉजिटिव आंसर निकाल के दिखाना है। चाहो तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बता सकते हो पिछली वीडियो में जो मैंने समझाई है, और अगर नहीं भी चाहो, अगर क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो बस न्यूमेरिकल आंसर निकाल के आ जाओ। एक चीज याद रखना है, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाना, 1% या 1 ग्राम किलोग्राम कुछ नहीं, बस 1 लिखकर आ जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, दैट्स इट। ठीक है, एक लास्ट हमारे पास थ्योरेटिकल टॉपिक यहाँ पर आता है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एक फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे देखो वैसे तो फैक्टर्स हैं, अगर कोई भी फैक्टर पेपर में आ जाए, यूजुअली पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, तो तुम जो भी मैं बता रही हूं इनमें से कोई भी 3 4 5 6 जितने भी पूछे उतने लिख के आ जाना। अगर स्पेसिफिकली कोई फैक्टर पूछ लिया तो उस फैक्टर पे 1 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास है नेचर ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी मेरे पास देखो कैसे कैसे हो सकती है, या तो वो नेसेसिटी हो सकती है, या फिर वो कंफर्ट वाली हो सकती है, या फिर वो लग्जरी वाली हो सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज नेसेसिटी है जैसे कि खाना, सब्जियां, दवाइयां, इनका प्राइस कितना भी कम या ज्यादा हो जाए तुम इनको छोड़ोगे नहीं, तुम रोटी खाना ये सब कुछ छोड़ोगे नहीं। तो इस केस में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी डिमांड चेंज नहीं होने वाली है, चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी डिमांड विल नॉट चेंज। तुम रोटी खाना छोड़ नहीं दोगे अगर रेट बढ़ जाए या रेट कम हो जाए। ठीक है, कंफर्ट के केस में क्या होगा? कंफर्ट के केस में जो डिमांड है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, क्योंकि तुम सोचोगे यार फैन है, रेफ्रिजरेटर है, अच्छा फ्रिज लेना तो था पर अभी फ्रिज थोड़ा महंगा है, थोड़ा टाइम रुक के ले लेंगे, तो इसके केस में इलास्टिक डिमांड होती है। लग्जरीज के केस में तो भैया बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, यहाँ पर तो कंफर्ट वाली चीजों से भी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होती है। क्योंकि जैसे कि एसी है तो बहुत सारे लोग सारी उम्र ही एसी नहीं ले पाते, क्योंकि वो उनके जो है बहुत ज्यादा उनको महंगा लगता है। ठीक है, तो ये जो लग्जरी वाली चीजें हैं इनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो लग्जरीज की तो डिमांड बहुत ज्यादा होती है। कंफर्ट गुड्स की भी डिमांड इलास्टिक होती है, सॉरी ज्यादा नहीं होती, इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है डिमांड की। अच्छा, एक चीज याद रखना, व्हेनेवर आई से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा, वो चेंज पॉजिटिव हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव हो सकता है। व्हेनेवर ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने की वजह से। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होने का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है जी, चलो अगली चीज मेरे पास क्या आती है?
सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी, अगर तुम्हारे पास किसी चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उस चीज का प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अगर किसी चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, खरीदना तो पड़ेगा। तो उस केस में थोड़ी सी कंपैरेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है, उस केस में इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है। इनकम लेवल, अगर कंज्यूमर का इनकम हायर है, देखो क्या है, फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेसर फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स। इलास्टिसिटी कम है, अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा प्राइस के कम ज्यादा होने से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। ठीक है, तुम्हारी इनकम ज्यादा है और किसी चीज का रेट बढ़ गया, कोई बात नहीं, हमारी तो इनकम ज्यादा है, हम तो अमीर हैं, तो प्राइस बढ़ता रहे, हम तो खरीदेंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है तो हमारे लिए हर चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, कि हम तो गरीब है, किसी चीज का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया हम बहुत ज्यादा डिमांड कम कर देंगे। तो गरीब लोगों के लिए क्या होता है, उनकी जो है डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है, थोड़ा सा प्राइस उनको ज्यादा इफेक्ट कर देता है। पर अमीर लोगों के लिए इलास्टिसिटी कम होती है, उनको प्राइस का ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या होता है, देखो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सस्ती हैं, कुछ चीजें होती है जो बहुत सस्ती है, मतलब 1 रुपए वाली टॉफी अगर 2 रुपए की भी हो गई तो तुम खा लोगे। पर अगर 50,000 वाला लैपटॉप 50 से 55,000 का भी हो गया तो तुम्हें बहुत तंग कर सकता है, अरे ऑलरेडी इतना महंगा था और महंगा कर दिया, अब तो मेरी उससे बाहर हो गया, अब तो मेरे लिमिट से बाहर हो गया, अब मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। देखो कॉस्टली गुड्स है जैसे कि हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस किसी चीज का ज्यादा है तो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 की चीज है, ऑलरेडी इतनी महंगी है, अगर और महंगी हो गई तो इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा है, तो उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। पर अगर कोई बहुत सस्ती सी चीज है जिसका प्राइस बहुत थोड़ा सा है, उस पर ज्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होगी। अगर 1 रुपए वाली टॉफी 2 की हो गई, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, डिमांड ज्यादा नहीं गिरेगी। ठीक है जी। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या तुम किसी चीज की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो? अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो तुम पोस्टपोन कर दोगे तो तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी, तो तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। अगर किसी चीज की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो, यार अभी खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में खरीदेंगे, तो तुम अभी नहीं खरीदोगे, तो तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारा जब भी दिल करेगा तुम पोस्टपोन कर दोगे, तुम्हारी डिमांड एकदम से गिर जाएगी। अगर तुम किसी चीज को पोस्टपोन कर ही नहीं सकते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका प्राइस कितना भी बढ़ता रहे, फर्क ही नहीं पड़ता उसका प्राइस कितना भी बढ़ता रहे, तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होगी, तुम उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, तुम आज के आज उसको खरीदोगे, फिर चाहे प्राइस बढ़ जाए तो भी। ठीक है, तो अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, लोग प्राइस बढ़ते ही डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे, डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। पर अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो प्राइस बढ़ने पर भी लोग डिमांड को गिराएंगे नहीं, तो इलास्टिसिटी कम होगी, लोगों को असर नहीं होगा प्राइस बढ़ने का। ठीक है, नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी चीज के मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस चीज का रेट बढ़ेगा लोग क्या करेंगे, मल्टीपल यूजेस को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और डिमांड भी कम करते जाएंगे। ठीक है, लोग डिमांड ज्यादा लोगों की डिमांड ज्यादा इफेक्ट होगी अगर मल्टीपल यूजेस है, अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। मतलब कोई चीज है जिसका एक ही यूज है और तुम उसको एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हो, अब अगर प्राइस बढ़ गया तुम वो यूज भी छोड़ थोड़ी दोगे, उतना तो यूज करोगे ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कम होगी, इफेक्ट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल प्याज है, प्याज को तुम सैलेड में भी यूज करते हो, रोटियों में भी डाल लेते हैं कई बार लोग और सब्जियों में भी डाल लेते हैं। ठीक है ना, तो प्याज की जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा कि लोग बोलेंगे आज से सैलेड में डालना बंद, रोटी वगैरह में डालना बंद, सिर्फ सब्जी में डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा प्राइस के चेंज का। पर जिस चीज के मल्टीपल यूजेस नहीं है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के चेंज होने का। एंड लास्ट मेरे पास पॉइंट आता है हैबिट्स। ठीक है, अगर कोई चीज तुम्हारी हैबिट बन चुकी है तो उसके लिए तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। अरे कोई चीज मेरी हैबिट ही बन गई, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका प्राइस कितना बढ़ जाए, अगर मेरी वो हैबिट है तो मैं उसको खरीदूंगी। जैसे कि चाय के केस में हो सकता है, अगर चाय मेरी हैबिट है या फिर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है वो मेरी हैबिट है कि मैं इसी ब्रांड का सामान खरीदती हूँ, तो प्राइस बढ़ता रहे कोई बात नहीं, मेरी तो हैबिट है, मैं तो इसी से खरीदूंगी, तो मेरे को इफेक्ट ही नहीं होगा उसके प्राइस के बढ़ने का। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज मेरी हैबिट नहीं है तो उसका थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा
तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि इफेक्ट ज़्यादा होगा। प्राइस कम होगा तो फिर मैं ज़्यादा खरीद लूंगी, प्राइस बढ़ गया तो मैं डिमांड कम कर दूंगी, मुझे इफेक्ट होगा प्राइस के चेंज होने का। पर अगर वो मेरी हैबिट है तो मेरी डिमांड की इलास्टिसिटी कम होगी, यानी कि मुझे इफेक्ट नहीं होगा उसके प्राइस के कम या ज्यादा होने का। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। 2 पार्ट्स में हमने किया है। अगले वीडियो से अगली क्लास से हम हमारा जो प्रोडक्शन वाला यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो तुम कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सारी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आप वहां से देख सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।